हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 7.2 करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन कर ली थी। तो चलिए के स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रोबेबिलिटी को प्रॉपरली क्वेश्चंस की हेल्प से निकालना सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा के क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी और थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट किए थे और उसमें उनके फॉर्मूलेज भी किए थे ना। तो चलिए आज उन्हें अप्लाई करते हैं यहाँ। तो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे, अ टीचर मिक्सेज अ लार्ज बैग ऑफ स्वीट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड रैंडमली सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 30 स्वीट्स। शी काउंट द नंबर ऑफ स्वीट्स ऑफ ईच कलर: 10 रेड स्वीट्स, 8 ग्रीन स्वीट्स, 7 येलो एंड 5 ब्लू स्वीट्स। देखो, एक टीचर है, उसने क्या किया, एक बहुत बड़ा बैग लिया, उसमें स्वीट्स रखी हैं, डिफरेंट कलर्स की हैं। जैसे 10 रेड स्वीट्स हैं, 8 ग्रीन है, 7 येलो है और 5 ब्लू है। अब उसने प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी आपसे यहाँ पर? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। आप बताओ, अगर उसने रैंडमली एक स्वीट निकाली है तो उसमें जो प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रीन आने के कितने चांसेस हैं, कि जो उसने स्वीट्स बैग में से निकाली है रैंडमली बिना देखे, तो कितने चांसेस हैं कि ग्रीन वाली स्वीट्स आएगी। तो देखो, ग्रीन वाली टोटल आपके पास 80 स्वीट्स है, 8 है ना। और वैसे अगर हम देखें तो टोटल हमारे पास कितनी स्वीट्स हैं? 30 स्वीट्स हैं। तो ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, आपको यहाँ पर चीज़ें गिवन थी पहले से। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, अपनी एक्सरसाइज है मेरे पास है यहाँ पर 7.2, आंसर नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स लिखी, क्योंकि मुझे ग्रीन स्वीट्स की ही प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो नंबर ऑफ ग्रीन स्वीट्स है मेरे पास 8, और टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स मेरे पास कितनी है यहाँ पर? तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है मेरे पास यहाँ पर 30। क्वेश्चन में गिवन है मुझे 30 है। नाउ मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ग्रीन, क्योंकि हमें ग्रीन स्वीट्स की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जिसकी भी बतानी होती है वो यहाँ लिखते हैं, इवेंट यहाँ लिखते हैं। तो पॉसिबल आउटकम 8 है और टोटल आउटकम 30 है, लेकिन हमेशा याद रखना इन्हें लोएस्ट फॉर्म में निकालना होता है। तो इसका मतलब 4/15 जो है वो आपका आंसर आ गया। अब आप चाहो तो इसे डेसिमल में भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ जो आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज़ किया, ई का मतलब इवेंट है, तो वो है आपके पास यहाँ पर नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। आप ये फॉर्मूला एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा क्वेश्चन में। अब जब आप सॉल्यूशन करें उसके बाद जितने भी पार्ट करो, बाकी सब में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर हो गया? चलिए अब देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। उसमें आपसे क्या कह रहा है? इफ़ देयर आर 600 स्वीट्स इन टोटल इन अ लार्ज बैग। अब मान लो 30 स्वीट्स की जगह टोटल आपके पास 600 स्वीट्स है। एस्टिमेट हाउ मैनी आर लाइकली टू बी येलो बेस्ड ऑन द सैम्पल रिजल्ट। तो बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें येलो स्वीट्स पसंद होगी। तो अब आप इसमें कोई डेटा तो कलेक्ट नहीं करोगे, है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या करने वाले हो? तो आपको एक छोटे सैंपल से बड़ा सैंपल निकालना है। कैसे? जब आपके पास 30 स्वीट्स थी तो उसमें आपको 7 स्वीट्स ऐसी थी जिसमें येलो थी। ठीक है। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकती हूँ, 7/30 आएगी। अब मेरे पास 30 की जगह 60 स्वीट्स है। ठीक है। तो अब मुझे बताना है कि उसमें येलो स्वीट्स कितनी होंगी। तो चलो यहाँ निकालते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा नंबर ऑफ ग्रीन नहीं, येलो की बात हो रही है ना। तो नंबर ऑफ येलो स्वीट्स, तो येलो स्वीट्स है मेरे पास 7, और टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स है मेरे पास 30। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालती हूँ यहाँ पर येलो स्वीट्स की, तो वो आ जाएगी 7/30। ठीक है ना। तो अगर मैं इसे परसेंटेज की फॉर्म में निकालूं तो 7/30 इंटू 100 कर दूंगी, तो अप्रॉक्सीमेटली 23.33% स्वीट्स ऐसी थी जो येलो थी। ये मैंने एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल ली। नाउ अब नंबर ऑफ स्वीट्स मेरे पास कितनी है? वो है 600। आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, नाउ टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। ठीक है। अब नंबर ऑफ येलो स्वीट्स इसके अंदर कितनी होंगी? तो वही उतना ही परसेंट होगी।
तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 600 का 23.33% निकाल लिया। एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो 23.33 को आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, 6 से ही तो इंटू कर रहे हो, क्योंकि जब आप ये परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आपके पास 100 आ जाएगा और ये 2 0 से 2 0 कट गई, तो अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 140 स्वीट्स आ जाएंगी। 139.98 आ रही है, तो हम उन्हें 140 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट में एक लाइन ज़रूर हम लिखे आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली 140 स्वीट्स आर लाइकली टू बी येलो। तो हमारे को एक डेटा दिया था, छोटा डेटा दिया था, स्मॉल डेटा, उससे हमें बिग डेटा निकालना था। क्लियर हो गया क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा है अ सर्वे इज कंडक्टेड एट अ स्कूल वेयर अ रैंडम सैंपल ऑफ 40 स्टूडेंट इज आस्क अबाउट देयर फेवरेट क्लब। द रिस्पॉन्सेज आर 14 स्टूडेंट को साइंस क्लब पसंद है, 11 को आर्ट्स, देन 9 को स्पोर्ट्स क्लब एंड 6 को डिबेट क्लब। कह रहा है एक सैंपल हमने कलेक्ट किया रैंडमली 40 स्टूडेंट्स का, ठीक है, और उनसे पूछा गया कि उनका फेवरेट क्लब कौन सा है। तो सबने जो जो रिस्पॉन्स दिया, जितने बच्चों को साइंस क्लब पसंद था वो भी आपको दिया, स्पोर्ट्स क्लब, आर्ट्स क्लब, डिबेट क्लब दिया है। Assuming there are 800 स्टूडेंट इन द होल क्लास। तो ये जो डेटा आपको दिया गया ये 40 स्टूडेंट्स का है, ये पूरा डेटा। अब मान लो कि आपके पास पूरे होल स्कूल में 800 स्टूडेंट्स हैं। नाउ आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम चूजन स्टूडेंट फ्रॉम द सैंपल प्रेफर द आर्ट क्लब। अब आप ये बताओ कि अगर वो बच्चे को आर्ट्स पसंद है, उसने आर्ट क्लब ज्वाइन किया है, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो आर्ट वाले बच्चे हैं, टोटल 11 है, 11 स्टूडेंट्स है आउट ऑफ 40। तो पहले मैं इसकी परसेंटेज निकाल लेती हूँ कि 40 में से कितने परसेंट बच्चे ऐसे हैं जिन्हें आर्ट्स क्लब पसंद है, और फिर मैं 800 का भी निकाल सकती हूँ, तो दोनों का निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ करते हैं इसको। तो सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर आर्ट्स क्लब। तो टोटल 11 स्टूडेंट्स है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कितने, वो है मेरे पास 40। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आर्ट्स क्लब की, इवेंट मैंने लिख दिया आर्ट्स क्लब, तो 11/40 आ गई। अगर मैं इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं ईजिली कर सकती हूँ, 11 को 100 से इंटू करके 40 से डिवाइड कर दूंगी, तो मेरे पास 27.5% आ जाएगा। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी आर्ट्स क्लब की आ गई। अब देखो वो कह रहा था 800 स्टूडेंट्स है, नाउ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 800। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर आर्ट्स क्लब, तो कितने होंगे, 800 का आप क्या करोगे, 27.5% निकाल दोगे। तो इसका मतलब आप इसको 8 से इंटू कर दो सीधा सीधा, तो 220 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट्स क्लब प्रेफर किया है पूरे स्कूल में, ठीक है। आपसे उसने सिर्फ यहाँ पर ये पूछा था कि एक स्टूडेंट हमने रैंडमली लिया है, तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी आप चाहे 40 स्टूडेंट्स से निकालो, चाहे आप 800 स्टूडेंट्स से निकालो, दोनों से सेम ही आएगी। आएगी नहीं आएगी, अब आप यहाँ पर देख लो, निकाल के देख सकते हैं हम। तो मैंने यहाँ लिख दिया आर्ट्स क्लब, तो 220 है जिन्होंने लिया और टोटल 800 है, 0 से 0 कट गया, 22/80। अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालती हूँ तो इंटू 100 करूँगी, अगर मुझे परसेंटेज में निकालना है तो इसका मतलब 220 डिवाइडेड बाय 8 आप करोगे, यही तो करोगे, तो फाइनली वही आपका 27.5% ही आएगा। तो आप छोटे डेटा से प्रोबेबिलिटी निकालो या बड़े डेटा से, अगर वो डेटा एक ही सेम चीज़ का डेटा है तो आपका आंसर सेम ही आएगा प्रोबेबिलिटी के केस में।
क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यूजिंग द सैम्पल रिजल्ट एस्टिमेट हाउ मैनी स्टूडेंट इन द होल स्कूल आर लाइकली टू प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब। अब बताओ पूरे स्कूल में स्पोर्ट्स क्लब कितने बच्चों को पसंद है। तो पहले हम 40 स्टूडेंट के हिसाब से बता सकते हैं कि स्पोर्ट्स क्लब 9 स्टूडेंट्स को ही पसंद है। तो इससे हम क्या करते हैं, पहले 40 वालों की हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो 9 स्टूडेंट्स को प्लस पसंद है, तो हम यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब, तो वह आपके पास 9 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास कितने हैं, वो है 40। तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो यहाँ पर स्पोर्ट्स क्लब की, तो वो आ जाएगी आपके पास 9/40। और अगर इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो 9 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 40 करोगे, ठीक है ना, तो 22.5% आ जाएगा। नाउ अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन होल स्कूल, पूरे स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, वो है आपके पास 800। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर स्पोर्ट्स क्लब कितने प्रेफर करेंगे, 800 का 22.5%। तो परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, ठीक है ना, 100 से ये कट गया, इसका मतलब 8 इंटू में 22.5 आपको करना है, ठीक है ना। तो टोटल 180 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्पोर्ट्स क्लब पसंद है। क्लियर, क्वेश्चन क्लियर हो गया सेकेंड वाला। चलिए अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। इसमें आपसे कह रहा है टॉस अ कॉइन 20 टाइम्स, एक कॉइन को 20 टाइम टॉस करो एंड रिकॉर्ड द रिजल्ट ईच टाइम, और हर बार रिकॉर्ड करो हेड आया या टेल आया। अब पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड, हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट टेल, कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, एंड इफ यू टॉस द कॉइन वंस मोर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। तो देखो ये क्वेश्चन एक तरीके से आपको खुद करना है, 20 टाइम कॉइन को टॉस करना है और उसमें हेड और टेल की इन्फॉर्मेशन बतानी है कितनी कितनी बार आई, देन इन क्वेश्चन के आंसर करने हैं। तो मैं खुद से एक एग्जांपल लेके यहाँ करा देती हूँ, बट आप इसे एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना। तो पहले पूछ रहा था यहाँ हाउ मेनी टाइम्स डिड यू गेट हेड, कितने टाइम्स आपके पास हेड आया, कितना भी लिख सकते हो, है ना, टॉस करके देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग लिखना फिर। तो मैंने यहाँ लिख दिया फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट हेड, तो मैंने लिख दिया 11, 11 बार मेरा हेड आया, तो फिर 9 टाइम्स ही मेरा टेल आया होगा, तो सेकंड का आंसर भी मिल गया। नंबर ऑफ टाइम्स वी गेट टेल, तो 9 आ गया। अब थर्ड वाले पार्ट में आपसे कह रहा था कैलकुलेट द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है किसकी, गेटिंग हेड की। तो 11 टाइम्स हेड आया था और टोटल आपने 20 टाइम टॉस किया था, तो 11/20 मतलब कह सकते हो 0.55 उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमेशा ऊपर रखते हैं, ये याद रखना, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स नीचे रखते हैं। अगर वो टेल की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो आप 9/20 लिखते हैं। क्लियर। लास्ट में कह रहा है इफ़ यू टॉस अ कॉइन वन मोर, एक बार और आपने कॉइन को टॉस किया है, तो अब या तो हेड आएगा या टेल आएगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी क्योंकि आपने एक बार कॉइन टॉस किया है, एक बार और टॉस किया है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको किसकी, गेटिंग टेल की। तो जब आपने एक बार कॉइन टॉस किया तो या तो वो हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, टोटल आउटकम्स 2 हो गए, पॉसिबल आउटकम 1 हो गया, ठीक है।
तो 1/2। अगर इसी केस में, इसी क्वेश्चन में आपसे बोलता हेड की बताओ तो भी 1/2 होती, क्योंकि हेड भी एक ही बार आ सकता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, टॉस अ पेपर कप इनटू द एयर 100 टाइम्स। ये वाले कप आप लोगों ने देखे होंगे जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं। आपको क्या करना है, यहाँ पर इसे 100 टाइम हवा में उछालना है। आफ्टर ईच टॉस रिकॉर्ड वेदर द कप लैंड्स ऑन इट्स बॉटम, अप साइड डाउन, ऑन इट्स टॉप और ऑन इट्स साइड। कह रहे जैसे ही जब कप ऊपर से नीचे आए तो वो 3 तरीके से आ सकता है, या तो ऐसे हो जाएगा, या फिर ऐसे होगा, या फिर ऐसे। तो आप रिकॉर्ड कर लो। नाउ assign probabilities to the outcome by using experimental probability। अब इनकी क्या करो, सबकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो। 100 टाइम टॉस किया है, मुझे नहीं पता कितने बार वो सीधा आएगा, कितने बार वो उल्टा आएगा और कितने बार वो ऐसे लेटा हुआ आएगा, है ना। तो हम रैंडमली इसमें भी एक एग्जांपल लेके कर सकते हैं। आप इसका आंसर अगेन जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन का था चेंज कर सकते हो, तो आप इसका भी चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, लेट कर लिया है खुद से कि जो बॉटम में आएगा वो 35 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। टॉप में जो है वो 15 टाइम्स आ रहा है सीधा, और जो साइड से है लेटा हुआ कितना बचा, वो 50 टाइम्स आ रहा है। 100 हो गया ना, काउंट करोगे तो 35, 15 और 50, ठीक है ना। ये मैंने खुद से एग्जांपल लिए है, आप इनकी जो 35, 15 और 50 इनको चेंज कर सकते हो। क्लियर। अब इन तीनों की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो मैंने माना मेरा बॉटम वाला जो है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 35/100, मतलब 0.35। अगर मैं टॉप वाले की प्रोबेबिलिटी देखूं तो वो 15/100 होगी, मतलब 0.15, ठीक है। और अगर मैं साइड वाले की प्रोबेबिलिटी देखूं तो वो मेरे पास 50/100 होगी, मतलब 0.50। क्लियर। आपको इन तीनों की ही प्रोबेबिलिटी बतानी थी। क्लियर हो गया। चलिए आप इसका आंसर खुद से चेंज कर सकते हो, मैं फिर कह रही हूँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर व्हेन रोलिंग अ फेयर 6-साइडेड डाइस। कह रहे हैं अगर आपने एक डाइस को रोल किया तो आप मुझे ये बताओ कि उस पर इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो सबसे पहली बात तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या है, वो है मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो इसमें से जो इवन नंबर है वो मेरे पास है 2, 4 और 6। तो प्रोबेबिलिटी मुझे इवन नंबर की ही बतानी है। तो फेवरेबल आउटकम 3 है, 2, 4 और 6 एक बार ही आ सकते हैं, और टोटल आउटकम मेरे पास 6 है। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्लियर, लोएस्ट फॉर्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट क्वेश्चन है। सपोज यू रोल अ 6-साइडेड डाइस 12 टाइम्स एंड गेट 3 टाइम्स। अगेन आपने एक डाइस को रोल किया, ठीक है। अब आपने उसे 12 टाइम्स रोल किया, उसमें से 12 टाइम्स में से 3 टाइम्स जो है ना वो आपके पास 3 आया है, उन्होंने आपको लिख के दिया है। तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3। तो 3 ही बार तो आया है, 3 बार 3 आया है ना। अब 12 बार आपने उसे थ्रो किया था, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग अ 3 की, तो वो हो जाएगी 3/12। आपका आंसर आ जाएगा 1/4। फर्स्ट पार्ट तो आसान था। सेकेंड पार्ट हो जाएगा व्हाट इज द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ 3। पहले वाले में उसने एक्सपेरिमेंटल पूछी, दूसरे वाले में वो पूछ रहा है थ्योरेटिकल क्या होगी रोलिंग अ 3 की। तो देखो 3 डाइस पे एक ही बार लिखा है, एक ही बार तो लिखा है, और टोटल डाइस पे 6 नंबर्स है। तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें गेटिंग 3 की, तो फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 6 है। अब कंफ्यूजन यहाँ ये होती है कि दो
अगर आपको याद हो, हमने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी किया था, जिसमें हम एक्चुअल एक्सपेरिमेंट करते हैं, उस पे बेस्ड होती है ये। तो एक्चुअल में हमने वो डाइस 12 टाइम्स थ्रो किया था, रोल किया था, तो उसमें 3 बार 3 आया था। तो वो मेरी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बता रहे हैं। बट जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो एक्चुअल एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड नहीं थी। ये हमने अपनी एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में इसलिए समझा था बिल्कुल अच्छे से, और मैंने आपको बोला भी था कि आप इसको ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलने वाले हैं, जो कि यहाँ आपको मिल गए। अगर आपने वो टॉपिक्स नहीं समझे हैं, एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, तो प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि एग्जाम में ज़रूरी नहीं है यही सेम क्वेश्चन है, इन पे बेस्ड और क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि मैंने एक्चुअल में क्या किया, पर मुझे इतना पता है एक डाइस पे जब 3 की प्रोबेबिलिटी बोल रहा है तो वो 1/6 होगी, क्योंकि उस डाइस पे 3 एक ही बार लिखा है और टोटल उस डाइस पे 6 नंबर्स हैं। अब मुझे इस 12 टाइम्स और 3 टाइम्स से कोई मतलब नहीं है। अब अगर वो यहाँ रोलिंग 2 लिख देता तब भी इसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 होती। क्यों? क्योंकि डाइस पे जो 2 है वो एक ही बार लिखा है और टोटल उस पर 6 नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये है मेरी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी। क्लियर? नाउ आगे आपसे क्या कह रहे हैं, वाई माइट दिस प्रोबेबिलिटीज बी डिफरेंट, ये प्रोबेबिलिटीज अलग अलग क्यों है। what would you expect to happen if you roll a dice 60, 600 और 6000 times। तो आपको क्या लगता है कि क्या होगा अगर हम एक डाइस को 60, 600 या 6000 टाइम्स को रोल कर देंगे। तो देखो, जब आप एक डाइस को इतने टाइम्स पे थ्रो करोगे तो सिर्फ आपकी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी चेंज होगी, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होगी। जिस नंबर की आप पूछोगे वो आपको 1/6 ही मिलेगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर वही एक्सप्लेनेशन लिख देनी है कि एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्चुअल डेटा, एक्चुअल एक्सपेरिमेंट या एक्चुअल रिजल्ट्स पे बेस्ड होती है, जबकि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंपल एक स्टेटमेंट में बता सकते हो इसको कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट होती है। जब आप छोटे नंबर ऑफ ट्रायल्स लेते हो, मतलब छोटा कुछ वो करते हो, जैसे यहाँ 12 टाइम्स ही था, तो इन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ में ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, जो कि अभी हमने किया ये रहा। मतलब एक आपके पास यहाँ पर कितनी है, 1/4 है, एक 1/6 है। लेकिन जब आप इनको इंक्रीज कर देते हो तो जो ये डिफरेंस है ना, ये धीरे धीरे कम होने लगता है, और जो हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है ना, वो भी थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी ही बन जाती है, उसी के नियर आ जाती है। तो सिंपल सी स्टेटमेंट आपको लिख देनी है, वो क्या, द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में डिफर फ्रॉम थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी बिकॉज द डाइस वाज रोल्ड ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ टाइम्स। सिर्फ आपने अभी 12 टाइम्स किया था, इसलिए उनमें इतना डिफरेंस है। तो रैंडम वेरिएशन कैन कॉज डिफरेंट रिजल्ट इन स्मॉल सैम्पल्स, छोटे सैम्पल्स में डिफरेंस हो सकता है। लेकिन इफ़ अ डाइस इज रोल, अगर आप उस डाइस को ही 60 टाइम्स, 600 या 6000 टाइम्स रोल करोगे, तो जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी है वो इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट क्लोजर टू थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, वो उसके पास आने लगेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आपके नंबर ऑफ ट्रायल्स है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। क्लियर? तो छोटी सी एक्सप्लेनेशन है, ये आपको यहाँ पर लिख के आनी है। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है पूरी 7.2। आज 7.1 और प्लस जो एक्सप्लेनेशन पार्ट है वो चैनल पे अपलोड है। देखो, इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें आपके पास फॉर्मूलेज हैं और जो आपको टॉपिक समझाया गया उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे ही मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।